नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी गहलोत के दांव से दबाव में आई बीजेपी की, राजस्थान में ईडी को लगे झटके की, तेलंगाना में तेज होते चुनाव प्रचार की, अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किल में आई शिंदे सरकार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिसंबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत, दिल्ली शराब नीति केस में हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोगों से की अपील, 25 नवंबर को हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं, अधिकतम मतदान कर लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईसी के नोटिस पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग अगर एक तरफा हो रहा है तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठेंगे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 65,970 पर हुआ बंद, निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ 19,794 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में बाजी पूरी तरह से पलट गई है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है, लेकिन उससे पहले गहलोत और पायलट ने मोदी और बीजेपी की घेराबंदी कर ली है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत और पायलट के रिश्तों को लेकर कई बयान दिए थे। उन्हें बयानों का गहलोत ने करारा जवाब दिया है। तो कैसे गहलोत ने की बीजेपी की बोलती बंद, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान का रण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल मतदान है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मतदान से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ अपने रिश्तों को लेकर बीजेपी और मोदी को खामोश करा दिया है। वैसे गहलोत और पायलट पहले ही कह चुके हैं कि वो पुरानी बातें भुलाकर चुनाव मैदान में एक साथ हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में सचिन पायलट राजस्थान की जनता से पुरानी बातें भूल कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर वोट करने का निवेदन कर रहे हैं। चुनावी दौर में एक नेता का अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना आम बात है, लेकिन इस वीडियो के साथ गहलोत का कैप्शन इन दोनों नेताओं के रिश्तों की मजबूती को बयां कर रहा है। तो क्या है वीडियो में, पहले ये देखते हैं। और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर भारी मात्रा में मतदान करें और हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत दिलाएं। ये जीत कांग्रेस की जीत होगी, जनता की जीत होगी, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने जो योजनाएं चालू करी हैं उसको रोकने की जो सोच भाजपा की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सभी जाए मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर सभी प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। गहलोत ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट जी की राजस्थान के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से पायलट का वीडियो साझा करके एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला तो बीजेपी को जोरदार झटका दिया है, जो सचिन पायलट के सहारे कांग्रेस को राज्य में कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पीएम मोदी ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के साथ कांग्रेस की नाइंसाफी का जिक्र चुनावी मंच से किया था, उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है और राजस्थान की जनता के बीच कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया है। आपको बता दें कि गहलोत ने पायलट का जो वीडियो शेयर किया है उसमें पायलट राजस्थान की जनता से 25 नवंबर को कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। पायलट का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों काफी मेहनत की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 3 दशकों की परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें सारी बातें भुलाकर कांग्रेस को वोट करना होगा। वीडियो में पायलट ने सभी क्षेत्रों में न जा पाने को लेकर भी माफी मांगी है। गहलोत और पायलट की जुगलबंदी से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो ईडी की हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार ईडी को लेकर सियासी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, लेकिन अभी ईडी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी हार से बचने के लिए ईडी का सहारा लेती है। इधर राजस्थान में ईडी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेवाराम जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो समन जारी किया था उसे रद्द कर दिया है। ईडी ने समन जारी कर मेवाराम को जयपुर में एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। ये देखते हुए कि राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है, हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कहा कि अगर समन को 7 दिनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई पर
कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने कहा कि दी गई परिस्थितियों में नोटिस ठीक नहीं था और कहा कि चुनाव के कारण उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। अदालत ने कहा कि उनके लिए जयपुर में संबंधित कार्यालय तक 500 किलोमीटर और अपने निर्वाचन क्षेत्र में 500 किलोमीटर की यात्रा करना व्यवहारिक नहीं होगा, वो भी तब जब ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि समन का उद्देश्य क्या है और उन्हें आरोपी या गवाह किस आधार पर तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि चुनावी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार का अधिकार भी शामिल है। समन को लेकर कोर्ट ने राय दी कि याचिकाकर्ता को ये जानने का अधिकार है कि वो अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ क्या आरोप है। अदालत ने कहा कि अगर मेवाराम को ईडी के सामने पेश होकर बयान देना है तो उन्हें ये जानने का अधिकार है कि किन उद्देश्यों के लिए और किस मामले में उनकी मौजूदगी जरूरी है। अदालत ने समन को रद्द कर दिया है और ईडी को 3 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख के लिए बेहतर विवरण के साथ एक नया नोटिस जारी करने की इजाजत दी है। पीठ ने यह भी कहा कि मेवाराम फिर अदालत आ सकते हैं। ईडी को लेकर सियासी घमासान तेज है। इधर तेलंगाना में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं प्रियंका ने कांग्रेस की तरफ से रैली को संबोधित किया तो अमित शाह ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस बीच एक दूसरे पर शब्दों के बाण भी खूब चले। तो किसने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन दोनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना के खानापुर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। सीएम केसीआर पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केसीआर सरकार ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। किसी को ना घर मिला, ना पट्टे मिले और ना नौकरी मिली। केसीआर सरकार आपको भूलकर सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, इसलिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ आप ला सकते हैं। प्रियंका ने बीआरएस पर निशाना साधा तो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरमूर के चंद्रशेखर पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया। शाह ने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो घोटालों की जांच की जाएगी और दोषी लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो दूसरी ओर बीआरएस चीफ और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। राव ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि राज्य बीजेपी सरकार बनने पर सिंगरेनी कुलियरीज कंपनी लिमिटेड के लिए कोयला अडानी की कंपनी से खरीदा जाएगा, चाहे ये महंगी दर पर मिले। साथ ही कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। इसे प्रचारित कर वो वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मुश्किल में तो अडानी भी आ गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इस साल की शुरुआत में गौतम अडानी की कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के आदेश दिए थे। ये जांच कोर्ट की निगरानी में ही चल रही है और आज कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। तो सेबी की ओर से कोर्ट में क्या दावा किया गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान इस बार सेबी की ओर से साफ कर दिया कि अब उसे जांच के लिए और वक्त नहीं चाहिए। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। दरअसल अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच सेबी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सेबी के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी के सामने 24 मामले थे जिनकी जांच चल रही थी। उनमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। बचे 2 मामलों में भी तेजी से जांच चल रही है। सेबी अब जांच पूरी करने के बाद नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेबी से सवाल किया कि उसकी तरफ से निवेशकों की वैल्यू और उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। इसके जवाब में मेहता ने बताया कि शॉर्ट सेलिंग के जो मामले सामने आए हैं उनमें कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए पैनल की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादातर सिफारिशों को तो पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। इसके साथ ही मेहता ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे सच नहीं माना जा सकता। दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने 106 पन्नों की अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए थे। इनमें से कई सवालों में अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को निशाने पर लिया गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में आय को वास्तविक से अधिक दिखाया गया और बैलेंस शीट के साथ हेराफेरी की गई। अब इस मामले की जांच करीब पूरी हो चुकी है। ऐसे में अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो इस वक्त बाबा रामदेव पर भी लगी हुई हैं। बाबा रामदेव की कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब हरियाणा में उनकी परेशानी बढ़ने वाली है।
हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन पहाड़ियों पर अवैध व्यापार फल फूल रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव शो की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य सरकार की टाल मटोल ने अरावली की वन भूमि में व्यवसाय के लिए जमीन तैयार करने में मदद की है। रामदेव का पतंजलि समूह, जिसने आयुर्वेद सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई शेल कंपनियों के जरिए ये समूह अरावली में जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबा रामदेव से जुड़ी कम से कम 14 कंपनियों और 2 ट्रस्टों का पता लगा है, अरावली में कारोबार किया है। इसमें से वन भूमि को बेचने के सबूत मिले हैं। इससे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने यह भी दावा किया था कि रामदेव की कंपनी के पास फरीदाबाद के एक गांव में जमीनें हैं। पतंजलि की शेल कंपनी कनखल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ एक जमीन के सौदे में 365% का लाभ कमाया, जो करीब 10 करोड़ रुपए था, जबकि कनखल आयुर्वेद ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया है। रामदेव की करीबी आचार्य बालकृष्ण ने आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की है। दरअसल मांगर में पतंजलि की ओर से उस जमीन को बड़े पैमाने पर खरीदा गया जो खेती के अनुकूल नहीं थी। कोर्ट ने इस तरह की जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 27 सालों तक अदालत के आदेश को रोके रखा, जिससे ये तय हो सके कि इस जमीन का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेचा जा सके। और इस काम में पतंजलि और उससे जुड़े लोगों की शेल कंपनियों ने जमकर लाभ उठाया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस रिपोर्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि अगर मैंने इसे 2011 में ठग कह दिया तो क्या गलत कह दिया। बाबा रामदेव पर टूटी इस आफत के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार भी आफत में घिरी नजर आ रही है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी जेजेपी गठबंधन में टूट की खबरें आम हो गई हैं। प्रदेश की राजनीति में दोनों पार्टियों के कई नेता संकेत दे चुके हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन अब प्रदेश की राजनीति से ऐसी खबर आ रही है जिसने बीजेपी आला कमान को परेशान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर जमकर टकराव दिखाई देने लगा है। सहयोगी तो पहले से ही नाराज है, अब खट्टर सरकार में शामिल पार्टी के दिग्गज नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार में मंत्री अनिल विज के बीच टकराव सड़क पर आ चुका है और दावा किया जा रहा है कि अनिल विज सीएम कार्यालय के एक अधिकारी के दखल को लेकर काफी नाराज है। यही कारण है कि 5 अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर ब्रेक लगा हुआ है। नाराज विज स्वास्थ्य विभाग की कोई फाइल साइन नहीं कर रहे हैं। अनिल विज मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेने से नाराज है। स्वास्थ्य मंत्री को इस बात पर अधिक आपत्ति है कि उन्हें भरोसे में लिए बिना ही अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग ली है। दरअसल अनिल विज के पास जो रिपोर्ट पहुंची थी उसके मुताबिक मीटिंग लेने वाले अधिकारी ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग लेने को कहा था। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अनिल विज के साथ कुछ मसलों पर मतभेद है, लेकिन जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। खट्टर ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। फिलहाल जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी मुसीबत में दिखाई दे रही है, उससे कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। हरियाणा के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चुनाव आयोग चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में गियर में आया है। उसने राहुल गांधी को पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा होता कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के भी भाषण इतनी ही बारीकी से सुनता, क्योंकि उसकी जवाबदेही किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात संकट में आई शिंदे सरकार की।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब तक मराठा आंदोलन टेंशन बना हुआ था, लेकिन अब ओबीसी जातियों की गोलबंदी भी चिंता बढ़ा रही है। आरक्षण को लेकर मराठा पिछड़ा वर्ग के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। अजीत गुट के नेता और खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल मराठा समाज को कुणबी मराठा का प्रमाण पत्र देने पर भड़क गए हैं, जिससे शिंदे सरकार संकट में आ गई है। अजीत पवार के साथ सरकार का हिस्सा बने भुजबल ने अब बागी तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मराठा आरक्षण के खिलाफ मेरे स्टैंड के आधार पर इस्तीफा मांगा जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं तो विधायकी तक से इस्तीफे के लिए तैयार हूं। दरअसल छगन भुजबल लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण मिलता है। वो कहते हैं कि इससे ओबीसी वर्गों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने हाल ही में जालना जिले में ओबीसी वर्ग के एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया था। उनकी इस मुहिम में कांग्रेस के भी कई नेता साथ हैं। तो वहीं अब उन्होंने सरकार के खिलाफ जाते हुए इस्तीफे तक की बात कह दी है। छगन भुजबल ने कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे स्टैंड की वजह से कहा जाता है तो फिर विधायकी भी छोड़ दूंगा। मैं अपनी पार्टी के आदेश का पालन करूंगा, जिसमें अजीत पवार सुप्रीम है। इसके अलावा कैबिनेट में सीएम मेरे बॉस हैं, जबकि भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो मैं दे दूंगा। मैंने हमेशा ओबीसी समाज के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। यही नहीं, जालना की रैली में तो छगन भुजबल को सीएम बनाने के भी नारे लगे थे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।